आज की इस क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी यूनिट्स हैं, सभी यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस और साथ ही जितना भी सिलेबस है, सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर होगा। बस आपको लास्ट तक ध्यान से क्लास को देखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में 90% प्लस क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और अगर आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में छोड़ना पड़े। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस भी आप देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के सभी यूनिट के शॉर्ट लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में। फर्स्ट में आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हें एक बार देख लीजिए। समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति, क्षेत्र और मानवीय दृष्टिकोण, इन सभी टॉपिक्स को यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो समाजशास्त्र का अर्थ मतलब इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज, मानव व्यवहार, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये इसकी डिफिनेशन, परिभाषा है, और ये क्वेश्चन तो ज़रूर से आपको देखने को मिलेगा। तो इसे बहुत ही इसकी डिफिनेशन, परिभाषा अच्छे से याद करिए कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम मानव के व्यवहार के बारे में, समाज में जो लोगों के एक दूसरे संबंध है, साथ ही समाज में जो संस्थाएं हैं जैसे कि परिवार हो गया, शिक्षा, धर्म, ये समाज की संस्थाएं हैं। साथ ही प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रक्रियाओं में जैसे आ जाता है सहयोग, संघर्ष, ये सभी समाज की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई कि समाजशास्त्र की। अब इसका अर्थ देखिए, क्या अर्थ होता है समाजशास्त्र का। सोशियस प्लस समाज और लॉजी का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। यानी जो सोशियोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और एक का सोशियो शब्द का अर्थ होता है समाज और लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस तरह से समाज का अध्ययन ही कहलाता है समाजशास्त्र। और इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले अगस्त काम्ट ने किया था, और यही समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने समाज को सामाजिक भौतिक कहा और समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति, इसकी प्रकृति यानी नेचर कैसा है सोशियोलॉजी का। ये भी क्वेश्चन पहले यूनिट का है, इम्पोर्टेंट। और समाजशास्त्र की प्रकृति समझिए। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी यह एक सोशल साइंस है। जिस तरह से सामाजिक विज्ञान में कई सब्जेक्ट आते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी तरह समाजशास्त्र भी एक क्या है, सामाजिक विषय है, यानी सोशल साइंस है, जो कि समाज के नियमों, संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं, समाज के जो भी नियम हैं, इसकी जो भी संस्थाएं हैं और व्यवहार हैं। आगे इन्हीं यूनिट्स हैं आपकी, इन्हीं सब टॉपिक्स पर, इन्हीं सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, इसलिए ये सभी क्या हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय है। और इसकी प्रकृति जो है इस प्रकार से समझी जा सकती है। यह वैज्ञानिक है, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। समाजशास्त्र को क्यों वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है, क्योंकि यह जो है तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। साथ ही यह तटस्थ यानी व्यक्तिगत राय या भावनाओं से मुक्त है, और यह जो है सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, और साथ ही सामाजिक परिवर्तन को समझने का माध्यम है। इस प्रकार समाजशास्त्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से समाज को समझता है। कुल मिलाकर अगर किसी भी सब्जेक्ट को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वही कहलाता है वैज्ञानिक अध्ययन। और इस तरह से हम समाजशास्त्र को भी कह सकते हैं कि यह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, यानी किन किन क्षेत्रों के बारे में हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो चलिए उत्तर देखिए। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह मानव जीवन के हर सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। क्योंकि ये इसका क्षेत्र विस्तृत इसलिए है क्योंकि इसमें हम मानव जो सामाजिक पक्ष हैं, उन हर सामाजिक पक्ष जीवन के जो हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है
कि सामाजिक संस्थाएं, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सबसे पहले आ जाता है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें हम पढ़ते हैं परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य आदि। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं कि विवाह क्या होता है, शिक्षा और धर्म, ये सभी क्या है, सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इन सभी का अध्ययन करते हैं हम समाजशास्त्र में, इसलिए ये समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। अब दूसरा आता है सामाजिक प्रक्रियाएं। साथ ही समाजशास्त्र का दूसरा क्षेत्र है वह है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं में आता है सहयोग हो गया। सहयोग क्या होता है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन। तो इन सभी क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से ये दो हो गए। और तीसरा क्षेत्र है कि हम सामाजिक समूह और वर्ग। समाज में जो भी समूह हैं अलग अलग बटे हैं, साथ ही वर्ग जो बटे हैं जो कि जाति, वर्ग, लिंग और समुदाय इस प्रकार बटे हैं। तो इन सभी का अध्ययन अभी हम करते हैं समाजशास्त्र में। तो इस तरह से आप क्षेत्र का जो हेडिंग है इसको याद रखिएगा, बाकी तो आप लिख ही सकते हैं आंसर को। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं समाजशास्त्र में, संस्कृति और मूल्यों के बारे में। संस्कृति में हमारा आता है परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, ये सभी जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। और 5वें नंबर पर आ जाता है सामाजिक परिवर्तन। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, समाज के विकास और बदलाव की प्रक्रिया, इसे ही कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यक्ति से लेकर वैश्विक समाज तक फैला हुआ है। तो इस तरह से क्षेत्र देखा आपने कि किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, यानी किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो इस तरह से क्षेत्र हैं। पहला हमने देखा था सामाजिक संस्थाएं, दूसरा सामाजिक प्रक्रियाएं, और तीसरा सामाजिक समूह, वर्ग, और उसके बाद आता है संस्कृति और मूल्य, और सबसे लास्ट में आ जाता है सामाजिक परिवर्तन। तो ये सभी क्षेत्र जो है हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, यानी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से आपका यूनिट नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने टॉपिक्स हो सके इम्पॉर्टेंट, वो सभी हमने बता दिए हैं। तो इन आंसर को ज़रूर से तैयार करिए। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। PDF या नोट्स के लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। अब देखेंगे यूनिट नंबर 2 के जो भी टॉपिक्स हैं जिनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। यूनिट नंबर 2 जिसमें कि आपको पढ़ना है कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और समाज का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। ये दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से समाजशास्त्र का क्या इतिहास रहा है, और दूसरे नंबर पर आता है कि जो भी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उससे समाजशास्त्र का क्या संबंध है। चलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास ना, पहला जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या हिस्ट्री रही है समाजशास्त्र की भारत में, और किस तरह से इसका अध्ययन भारत में समाजशास्त्र का शुरू हुआ। तो उत्तर देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास पश्चिम की तुलना में कुछ देर से हुआ। यानी सबसे पहले समाजशास्त्र जो है वह पश्चिमी देश जो भी हैं वहाँ पे शुरू हुए, उसके बाद जो है भारत में। परंतु इनकी जड़ें जो है वह भारतीय संस्कृति और चेतना में बहुत गहरी हैं। और प्राचीन काल में ही अर्थशास्त्र, महाभारत, उपनिषद आदि में समाज और मानव व्यवहार से संबंधित विचार मिलते हैं। हालांकि जो भारत में समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है वो बहुत देर से इसका अध्ययन शुरू हुआ, लेकिन हमारे देश के जो और भी ग्रंथ हैं जैसे कि महाभारत, उपनिषद वगैरह हो गए, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग इसमें भी मानव व्यवहार और समाज के बारे में पहले से ही अध्ययन करते आ रहे हैं। परंतु आधुनिक अर्थ में समाजशास्त्र का विकास जो है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। मतलब 19वीं सदी के बाद जो है वह ये सब्जेक्ट जो है भारत में। उसके बाद जो ब्रिटिश शासन के समय जनगणना, भूमि व्यवस्था और प्रशासनिक सर्वेक्षण शुरू हुए तो समाज के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन हुए, जैसे कि जाति व्यवस्था, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में, तो जिससे समाजशास्त्र को और भी महत्वपूर्ण बना दिया गया।
अब भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान यानी भारत के जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनके बारे में भी देखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आता है। तो GS घूरे ये पहले हैं समाजशास्त्री जिनका नाम है GS घूरे। तो ये भारतीय संस्कृति, जाति और जनजातीय अध्ययन के विशेषज्ञ हैं। सेकंड जो समाजशास्त्री हैं वो हैं MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास जो है वह सांस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दी। जो समाजशास्त्र में हम सांस्कृतिक के बारे में पढ़ते हैं, इन दो जो समाजशास्त्री हैं इन्होंने इन विषयों को समाजशास्त्र में शामिल किया। उसके बाद भी कुछ समाजशास्त्री आते हैं जैसे कि RN सक्सेना, AR देसाई, योगेश सिंह आदि भारतीय समाज के विश्लेषण में योगदान दिया। इस तरह से आज भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिससे यह एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक विज्ञान बन चुका है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको हम कम से कम 250 वर्ड्स में इसका आंसर देने का सोचा है, इसलिए क्योंकि अगर आप इतना आंसर को समझ लेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट किसी भी टाइप का क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 2 चल रहा है जैसा कि, इसमें आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध। तो जो समाजशास्त्र है और जो सामाजिक विज्ञान है इन दोनों में क्या संबंध है। सामाजिक विज्ञान में वो विषय आते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे ना। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। तो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज को पूरी तरह समझने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। जैसे कि मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, ये भी आता है मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र जो है वह तो मानव शास्त्र जो है मानव जाति की उत्पत्ति, संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। मानव शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, जात की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हमारी संस्कृति जो है, परंपरा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं मानव शास्त्र में। और समाज शास्त्र जो है वह आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र जो है वह आदिम या पारंपरिक समाजों का अध्ययन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। यानी मानव शास्त्र कह लीजिए या समाज शास्त्र, ये दोनों ही ज़्यादातर सिमिलर ही हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि मानव शास्त्र जो है वह हमारी जो परंपराएं रही हैं उन सभी परंपराओं का अध्ययन करते हैं, जबकि समाज शास्त्र जो आधुनिक यानी वर्तमान समय में जो समाज की स्थिति है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरा सामाजिक विज्ञान जो आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र दोनों का कैसे संबंध है ये बताना है। तो अर्थशास्त्र जो है वह, अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, उत्पादन से संबंधित, वितरण, उपभोग का अध्ययन, ये सभी पढ़ते हैं ना। जो आय से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र में। जबकि समाजशास्त्र यह समझाता है कि आर्थिक गतिविधियाँ समाज के ढांचे को कैसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए गरीबी और असमानता समाजशास्त्रीय अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में ही हम जो है गरीब अमीर यानी धन से संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं संबंधित हैं एक दूसरे से। अब देखिए इतिहास भी एक सामाजिक विज्ञान है। तो ये बताना है कि इतिहास में और समाजशास्त्र में क्या संबंध होता है। तो समझते हैं कैसा संबंध है। तो इतिहास जो है समाज के विकास की समयानुसार कहानी बताता है। यानी समय अनुसार का मतलब है जो बातें बीती हैं हमारे इतिहास में, मतलब पास्ट में, वही इतिहास में हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जबकि समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक ढांचे को समझने में इतिहास की सहायता लेता है। यानी जब इतिहास पढ़ेंगे तभी तो हमें पता होगा कि क्या आधुनिक समय में समाज में परिवर्तन हो रहा है ना। तो दोनों समाज की काल क्रम में समझने के लिए एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर हमें समाज को समझना है तो हमें इतिहास भी ज़रूरी है ना। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं संबंधित हैं एक दूसरे से।
तो इस तरह से मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सामाजिक जो विषय हैं, ये हेडिंग्स जो दी गई हैं, इन हेडिंग्स को आप याद रखिए, तभी आप जो है इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब जो मनोविज्ञान होता है ये भी एक सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति का जो व्यवहार है और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र जो होता है वह समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत मनोविज्ञान और सामूहिक व्यवहार को समझने में दोनों का गहरा संबंध होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए हम दोनों चीज़ों में जो है मनुष्यों के व्यवहार के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, जबकि समाजशास्त्र में समूह के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखते हैं कि अगला सामाजिक विज्ञान जिसका नाम है राजनीति विज्ञान, इसमें और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। तो राजनीति विज्ञान जो है वह सत्ता, शासन, नीतियों का अध्ययन करता है। तो हमारे समाज में जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, जबकि समाजशास्त्र यह बताता है कि समाज में सत्ता और अधिकार का वितरण कैसे होता है और राजनीति सामाजिक ढांचे को कैसे प्रभावित करती है। अब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, तो जैसे कि आप इस तरह से हेडिंग्स वगैरह लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना होगा, निष्कर्ष। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विषय जो है वह एक सतत प्रक्रिया है जो परंपरा और आधुनिकता के मेल से आगे बढ़ा, और यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़कर समाज को व्यापक रूप से समझने की क्षमता प्रदान करता है। तो समाजशास्त्र आज न केवल अध्ययन का विषय है बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान का भी माध्यम बन चुका है। तो ये तो हो गया निष्कर्ष, जिसमें कि आपने समझा कि समाजशास्त्र जो है वह सभी विज्ञानों से संबंधित है और इस तरह से हम व्यापक रूप से जो है वह समाज के बारे में अध्ययन करते हैं और साथ ही जो भी समाज में हमारे समस्याएं हैं उनके समाधान का भी एक माध्यम है। तो इस तरह से जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को प्लेलिस्ट में है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद रखने की ट्रिक के साथ बताया गया है। तो अगला जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है सामाजिक संस्थाओं के बारे में। सामाजिक संस्थाओं में क्या क्या संस्थाएँ आती हैं। तो सामाजिक संस्था का मतलब होता है जैसे कि परिवार हो गया, समाज में जो भी संबंध हैं, विवाह, शिक्षा, राज्य और धर्म, तो ये सभी समाज की संस्थाएं हैं। और जैसा कि BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आप देख रहे हैं, जो भी उत्तर आप देख रहे हैं वो 500 शब्दों में है, यानी कैसा भी क्वेश्चन आए अगर आप समझे रहेंगे तो आंसर दे लेंगे। तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली जो संस्था जी है समाज की वह होता है परिवार। परिवार भी एक समाज की संस्था है और आज की इस क्लास में पूरा आपका जितना सिलेबस है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये समझिए कि साल भर की मेहनत जो है को इस रिवीजन क्लास में आप सभी को कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स को। तो परिवार के विषय में पढ़ते हैं, जो कि एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या होता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो परिवार जो है वह समाज की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था है। यह जो है सामाजिक इकाई है जहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है, संस्कार सीखता है और सामाजिक जीवन का प्रारंभ करता है। यानी परिवार से ही व्यक्ति परिवार में जन्म लेगा और वहीं से जो है अपना संस्कृति वहाँ की सीखेगा, संस्कार सीखेगा। इस तरह से जो एक परिभाषा याद करिए, जो राइटर का नाम है मार्डाक, तो ये जो है परिवार की एक परिभाषा देते हैं कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें कि वयस्क दोनों लिंगों के सदस्य और उनके बच्चे शामिल होते हैं। और मुख्य कार्य जो है परिवार के मुख्य कार्य, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है प्रजनन, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा आता है आर्थिक सहयोग। तो ये परिवार के कार्य हैं। साथ ही भावनात्मक सुरक्षा, तो ये परिवार के कार्य है। यानी जब भी कोई
जो परिवार के सदस्य होते हैं वो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। तो ये सभी जो हैं वो परिवार की विशेषताएं हैं। अब परिवार के प्रकार जो हैं, सभी टॉपिक्स को परिवार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है उन सभी को ध्यान से देखिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन में देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में कि परिवार के प्रकार बताइए। तो परिवार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक है संयुक्त परिवार जिसमें कि कई पीढ़ियाँ साथ रहती हैं, और दूसरा होता है एकल परिवार जिसमें कि माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो इस तरह से परिवार जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रथम पाठशाला है ना। परिवार ही जो है वह प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अब आता है आपका सेकंड टॉपिक, जिसमें कि आपको पढ़ना है किसके बारे में, सामाजिक संस्था ये भी है जिसका नाम है संबंध या रिश्तेदारी। संबंध क्या होता है? रिश्तेदारी। तो रिश्तेदारी वह सामाजिक संबंध है जो कि रक्त, विवाह या दंतक संबंधों से बनते हैं। यह समाज में व्यक्ति की स्थिति, उत्तराधिकारी, साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। रिश्तेदारी जो है वह रक्त संबंधों से बंधा होता है और जो कि विवाह या दंतक संबंधों से बनते हैं, और वही कहलाता है रिश्तेदारी। और साथ ही यह समाज में जो है व्यक्ति की स्थिति, उत्तराधिकारी और सामाजिक जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। अब देखिए प्रमुख प्रकार क्या है। तो रिश्तेदारी के प्रमुख प्रकार यही हैं। एक तो रिश्तेदारी होती है जो कि रक्त संबंध हो, जैसे कि माता पिता और बच्चे, एक ये होती है। दूसरा क्या होता है? वैवाहिक संबंध, जैसे पति पत्नी का संबंध। तो इस तरह से ये सभी संबंध हैं। और कृत्रिम संबंध, जैसे कि गोद लिए हुए संबंध, या भारतीय समाज में रिश्तेदारी विशेष रूप से व्यापक और जटिल होती है। इसके बाद जो सामाजिक संस्था आती है उसका नाम है विवाह। ये भी एक समाज की संस्था मानी जाती है। तो देखिए विवाह क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो विवाह जो है वह एक सामाजिक संस्था है, जैसे कि आपने देखा ही, और इसमें जो है धार्मिक और कानूनी, साथ ही सामाजिक के साथ साथ ये धार्मिक और कानूनी संस्था है जो कि स्त्री पुरुष के बीच स्थायी संबंध स्थापित करता है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी बनाते हैं। तो ये तो हो गई विवाह की परिभाषा। अब आगे देखिए क्या उद्देश्य होता है। तो इसके उद्देश्य हो सकते हैं प्रजनन और परिवार की निरंतरता, साथ ही सामाजिक मान्यता और नैतिकता का पालन। और उसके बाद ये तो उद्देश्य हो गए। अब इसके बाद प्रकार पढ़ना है। विवाह जो है कितने प्रकार का होता है। तो एक आता है एक पत्नी या एक पति विवाह, दूसरा आता है बहुपत्नी या बहुपति विवाह। साथ ही भारतीय समाज में विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है, जबकि पश्चिमी देशों में इसे अनुबंध के रूप में देखा जाता है। इस तरह से नंबर 4 पर आती है शिक्षा, जो कि ये भी एक सामाजिक संस्था है। तो शिक्षा क्या होती है समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सामाजिक संस्थाओं का वर्णन करें। अगर ऐसे नहीं आएगा तो किसी एक टॉपिक पर जो है दे दिया जाएगा और उस पे आपको जो है लिखना होगा आंसर को। तो शिक्षा क्या होता है समझिए। शिक्षा जो है समाज की सबसे शक्तिशाली संस्था होती है और यह व्यक्ति को ज्ञान, मूल्य और संस्कृति प्रदान करती है। शिक्षा जो है, अब एक परिभाषा देखिए जो कि डर्काइम ने दिया है। वह कहते हैं कि शिक्षा समाज के वयस्कों द्वारा नव पीढ़ी पर किया गया सामाजिक प्रभाव है। अब शिक्षा के प्रकार कार्य देखिए क्या क्या कार्य होते हैं, यानी आखिर शिक्षा क्यों ग्रहण की जाती है ना। तो पहला होता है सामाजिकरण। शिक्षा के माध्यम से हम समाज के नियमों को समझते हैं और खुद भी समाज के नियम अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है सामाजिकरण, शिक्षा का पहला कार्य। दूसरा आता है कि सांस्कृतिक प्रसारण। तीसरा आता है यानी संस्कृति, एक अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही शिक्षा जो है वह सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा से हम सामाजिक नियंत्रण सीखते हैं। और साथ ही सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा जो है व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है और समाज के विकास का आधार है।
तो अब आगे देखिए कि राज्य क्या होता है। जैसे कि आपने देखा था सामाजिक संस्थाओं के बारे में देख रहे हैं, तो राज्य का मतलब भी एक सामाजिक संस्था है, राज्य भी। राज्य क्या होता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो समाज में व्यवहार, सुरक्षा और न्याय बनाने के लिए कार्य करती है। राज्य जो होता है वह भी एक संस्था है और समाज में यह जो भी शासन से संबंधित नियम है और साथ ही समाज की भलाई के लिए जो भी कार्य है, सुरक्षा हो गया ना, और सुरक्षा का मतलब कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से देश की सेवा करने का कार्य, और न्याय बनाए रखना ना, भेदभाव रहित। तो ये सभी राज्य व्यवस्थाएं, राज्य में यही सभी व्यवस्थाएं की जाती है और इनमें 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक तो होता है जनसंख्या, क्षेत्र, राज्य और संप्रभुता। राज्य जो है वह सामाजिक नियंत्रण और कानून के पालन को सुनिश्चित करता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को संतुलित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब आ चुका है नंबर 6 पर धर्म। धर्म क्या है देखिए। धर्म जो है वह समाज में आस्था, नैतिकता और एकता को बनाए रखने वाली शक्ति है। और डरकाइम ने कहा है कि धर्म उन विश्वासों और क्रियाओं का समूह है, जो कि यहाँ पे शायद ये राइटर का नाम गलत है, यहाँ पे दुर्खाइम होना चाहिए। तो चलिए परिभाषा देखिए। धर्म उन विश्वासों और प्रक्रियाओं का समूह होता है जो कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है। धर्म का मतलब यही है कि धर्म में कुछ विश्वास और साथ ही कुछ क्रियाएं होती हैं, इन दोनों को मिलाकर ही धर्म बनता है और जो कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। धर्म जो है समाज को नैतिकता की दिशा देता है और लोगों में सहिष्णुता व भाईचारा बढ़ाता है। हालांकि कभी कभी अंधविश्वास और कट्टरता सामाजिक विभाजन का भी कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इन सभी सामाजिक संस्थाएं जो कि आपने देखा, जैसे कि परिवार हो गया, रिश्तेदारी, विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य से समाज की संरचना बनती है। इन्हीं सभी चीज़ों से हमारा समाज बनता है, यानी संस्थाओं से मिलकर ही हमारे समाज की संरचना बनती है। और ये संस्थाएं जो है वह सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। समाज में जो भी व्यक्ति के व्यवहार हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखती हैं, साथ ही मूल्यों को संचारित करती हैं और समाज में एकता तथा स्थिरता लाती है। इसके बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस तरह से आपने देख लिए यूनिट नंबर 4 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और साथ ही सभी टॉपिक्स को हमने कवर करने का प्रयास किया। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जिसमें कि आपको पढ़ना है सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं और तीनों को ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं सभी के उत्तर को। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है, ध्यान से समझिए। सामाजिकरण का मतलब होता है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है समाज के जो भी नियम है, मूल्य हैं, आदर्श, भाषा, व्यवहार, यानी जो कुछ भी समाज में रहकर व्यक्ति सीखता है और यह व्यक्ति को मानव से सामाजिक प्राणी बनाता है। यानी जब व्यक्ति पैदा होता है, मान लीजिए जन्म लेगा, तो वो धीरे धीरे समाज की भाषा हो गए, मूल्य, आदर्श, व्यवहार सभी को सीखता है ना। जैसे जैसे कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो इस तरह से वो धीरे धीरे एक समाज का प्राणी बनता जाता है। जब वो जन्म लेता है तब तो कुछ सीख के नहीं आता है ना, तो इस तरह से वो धीरे धीरे समाज के रूप में जब ढलता जाता है, सामाजिक प्राणी, इस तरह से व्यक्ति जो है बनता है और यही प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण। तो एक परिभाषा देखिए, सामाजिकरण समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा नव पीढ़ी में सामाजिक मूल्यों का संचार है। सामाजिकरण यही है, सरल शब्दों में समझ लीजिए, कि जो हमारे वयस्क हैं, जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो जो उनके द्वारा जो भी मूल्य नियम बनाए गए हैं, जब कोई नई पीढ़ी का व्यक्ति उन सभी मूल्यों को ग्रहण करता है, उसके बारे में सीखता है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण। अब देखिए सामाजिकरण के माध्यम क्या है, किस तरह से सामाजिकरण जो है वह
किया जाता है। तो पहला आता है परिवार, दूसरा विद्यालय। इन दो साधनों से व्यक्ति जो है वह सामाजिक प्राणी बनता है, यानी सामाजिकरण जो प्रक्रिया है यह होती है। तो परिवार, बच्चा को पहला जो है सामाजिक अनुभव परिवार से ही मिलता है। विद्यालय, जहाँ पर बच्चा जो है अनुशासन सीखता है, सहयोग सीखता है, साथ ही जिम्मेदारियां सीखता है। तो ये सभी जो है सामाजिकरण के प्रमुख माध्यम हैं। और किन किन साधनों और माध्यमों से जो है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, वह है विद्यालय। विद्यालय तो आपने देखा। तीसरा आता है सहपाठी समूह, यानी मित्रता और समूह व्यवहार के नियम। जब बच्चा कोई विद्यालय जाएगा तो वहीं वह दोस्ती करना सीखता है ना, समूह व्यवहार के नियम सीखता है, साथ ही ग्रुप बनता है ना, तो किस तरह से वहाँ व्यवहार करना चाहिए, ये सभी कुछ बातें जब बालक बड़ा होता है तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें सीखता है। तीसरा आता है मीडिया। मीडिया यानी समाज के आदर्श और संस्कृति का प्रसार करता है। और धर्म और राज्य यानी नैतिकता और सामाजिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो ये सभी माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। और अब देखिए इसी सामाजिकरण के प्रकार क्या होते हैं। सामाजिकरण के प्रकार क्या हैं? पहला प्रकार होता है प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण में बचपन में परिवार द्वारा जो है, जब बालक को जो चीज़ें सिखाई जाती है समाज के बारे में, वो सभी आता है। जैसे कि व्यवहार करना लोगों से ना, बड़ों का आदर करना, ये सभी चीज़ें सबसे पहले बच्चा जो है परिवार में सीखता है। तो ये होती है प्राथमिक सामाजिकरण। द्वितीयक सामाजिकरण में क्या होता है? विद्यालय हो गया, और धीरे धीरे बालक जो है विद्यालय जाता है, फिर वह जॉब करने लगता है, कार्यस्थल और साथ ही समाज द्वारा। तो द्वितीयक सामाजिकरण में क्या आते हैं? विद्यालय हो गया, कार्यस्थल, और प्राथमिक में आता है, प्राथमिक सामाजिकरण में आता है परिवार। तो इस तरह से जो है सामाजिकरण वह जीवन भर चलता है, क्योंकि व्यक्ति जो है निरंतर नई परिस्थितियों में सीखता है। अब आ जाता है सेकंड जो आपका टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक से तो सभी को कवर करेंगे एक एक करके। तो दूसरा जो है वह है सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। ये क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, और भी जो टॉपिक से इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे सबको देखते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को निर्धारित और नियंत्रित करता है। नियंत्रण का मतलब ही यही होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को रोकना ना। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण जो है एक प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है कि समाज जो है वह अपने सदस्यों के व्यवहार को निर्धारित करता है कि कौन सा व्यवहार उचित है, अनुचित है, और साथ ही कुछ नियम बनाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। तो यही कहलाता है सामाजिक नियंत्रण, और इसका उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता और एकता बनाए रखना। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, यानी कितने प्रकार से जो है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। पहला आता है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण का मतलब होता है इनफॉर्मल कंट्रोल, जैसे कि परिवार हो गया, धर्म, परंपराएं, लोकमत, ये सभी अनौपचारिक नियंत्रण है। यानी अगर आप किसी गलत व्यवहार को कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको घर वाले, आपका धर्म जो है, धर्म के नियम जो हैं, इन सभी इस पर आप पे दबाव डाला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं इन सब चीज़ों को मान रहे हैं तो फिर औपचारिक नियंत्रण यानी फॉर्मल कंट्रोल, जो कि राज्य के द्वारा, कानून के द्वारा और न्यायपालिका और पुलिस आदि के द्वारा किया जाता है, वो सभी कहलाते हैं औपचारिक नियंत्रण। तो इन दो तरह से जो है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है। अब इसके बाद देखिए कि सामाजिक नियंत्रण के क्या साधन हैं, यानी समाज में किस तरह से नियंत्रण बनाया रखा जा सकता है। प्रशंसा और निंदा ना। प्रशंसा, अगर किसी व्यक्ति की किसी काम में प्रशंसा की जाएगी तो वह उस कार्य को और भी अच्छे से करेगा, और जबकि निंदा करने से व्यक्ति का जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि वो उस काम को जो है करने से बचेगा। दूसरा होता है पुरस्कार और दंड।
अच्छा कार्य जो व्यक्ति करे तो वह होता है उसे पुरस्कार मिलता है, और अनुचित कार्य पर उसे दंड मिलता है। तो ये सभी तो साधन हैं। और कानून, धर्म और नैतिकता, ये सभी भी जो है सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। इस तरह से रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह तंत्र है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को अनुशासित रखता है। अब ये यूनिट नंबर 5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और संबंधों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। जो समाज में जो है परिवर्तन आता है, जैसे कि उसकी संरचना में, मूल्य में, संबंध में, यही सब कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। और समाज जो है वह स्थिर नहीं है, वह निरंतर बदलता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण है प्राकृतिक कारण, यानी नेचुरल कारण, जिसका मतलब होता है जलवायु, आपदाएं और भौगोलिक स्थिति। जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसका एक कारण है कि प्राकृतिक कारण, यानी आपदाएं हो गई, जलवायु, इन सभी से समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही जैविक कारण, यानी जनसंख्या में वृद्धि या कमी, ये भी एक कारण है समाज में परिवर्तन का। सांस्कृतिक कारण, जिसमें कि नई मान्यताएं, शिक्षा, रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों में बदलाव आता है, जिससे कि सांस्कृतिक कारण हो गया समाज में बदलाव का। उसके बाद 4th नंबर पर आता है कि प्रौद्योगिकी कारण, जैसे कि मशीनें, इंटरनेट, संचार के साधन। और आर्थिक कारण में आता है औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, रोजगार। और उसके बाद है राजनीतिक कारण, यानी शासन परिवर्तन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता आंदोलन। एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सामाजिक करण, नियंत्रण और परिवर्तन, जैसे 3 टॉपिक्स को अभी हमने देखे, तो इन तीनों पर में जो परस्पर संबंध है इससे क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों जो हैं आप आपस में जुड़े हैं। सामाजिकरण हो गया, नियंत्रण हो गया, परिवर्तन, ये तीनों जो है आपस में जुड़े हैं। सामाजिकरण जो है व्यक्ति को समाज के नियम सिखाता है, और सामाजिक नियंत्रण इन नियमों का पालन करवाता है। और साथ ही सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब ये नियम और मूल्य बदलते हैं। तीनों के संतुलन से ही समाज विकसित और स्थिर रहता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि सामाजिकरण व्यक्ति को समाज का अंग बनाता है, और नियंत्रण जो है व्यवस्था, अनुशासन बनाए रखता है, और परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाता है। और तीनों मिलकर ही समाज को जीवंत, गतिशील और प्रगतिशील बनाते हैं। अब देखिए यूनिट नंबर 6 आ चुका है। यूनिट नंबर 6 में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता, सामाजिक स्थिरीकरण, ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको यूनिट नंबर 6 में। संस्कृति क्या होती है, साथ ही सभ्यता और सामाजिक स्थिरीकरण, इन तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले देखेंगे। संस्कृति क्या होती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट सभी में आता है ये। तो संस्कृति वह संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें मानव समाज अपनाता है और आगे बढ़ाता है। मानव अपने जीवन में जो भी भाषा, कला, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, नैतिक मूल्य और विचार, ये सभी जो भी चीज़ें अपना रहा है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, यही सभी कहलाती हैं संस्कृति। संस्कृति में क्या क्या होते हैं, ये एक बार टॉपिक फिर से आप ध्यान से सुनिए। भाषा, कला, और साथ ही जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपरा है समाज के, मान्यताएं, नैतिक मूल्य, विचार, ये सभी आते हैं हमारी संस्कृति यानी कल्चर के अंतर्गत। अब एक परिभाषा देखिए, ये परिभाषा दी है टायलर ने। वे कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें कि ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित क्षमताएं शामिल हैं। अब देखिए संस्कृति क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो संस्कृति की विशेषताओं में आ जाता है मानव निर्मित, यह प्रकृति नहीं मानव की रचना है।
संस्कृति जो है मानव ही बनाता है, इसीलिए इसे मानव निर्मित कहा जाती है। और यह जो है सीखी जाती है। संस्कृत जन्मजात नहीं होती बल्कि सामाजिकरण से सीखी जाती है। साथ ही सवित्रीयणी यानी समाज के सभी सदस्यों इसे साथ ही यह जो है गतिशील होती है यानी समय के साथ बदलती रहती है, और प्रतीकात्मक होती है यानी भाषा, चिन्ह, संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। और साथ ही संस्कृति समाज की आत्मा है जो जीवन को अर्थ देती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, सभ्यता क्या होता है। सभ्यता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। और मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, संस्कृति और सभ्यता दोनों में। तो सभ्यता और संस्कृति जो है वह का बाहरी रूप है। सभ्यता जो है वह संस्कृति का बाहरी रूप है। यह मानव के भौतिक और तकनीक विकास को दर्शाता है। संस्कृत जो होती है वह, जहाँ संस्कृत जो है व्यक्ति को विचार और मूल्यों से जुड़ी होती है। व्यक्ति के जो भी विचार होते हैं ना, जिन्हें हम देख नहीं सकते, अदृश्य होती है। और वहीं सभ्यता जो है उनके साधनों और तकनीक से संबंधित होती है। जैसे कि अंतर समझिए दोनों में, संस्कृति और सभ्यता में। तो संस्कृत जो है वह आंतरिक है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जो विचार हम, जैसे कोई चीज़ हम बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन जब उसे बना देंगे, कूलर, फ्रिज, पंखा, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, पहले व्यक्ति उसे दिमाग में सोचेगा, उसके बाद जो वो सोचना कहलाता है संस्कृति। जबकि उसे जब हम बना देते हैं, आकार देते हैं, तो वही हमारी सभ्यता हो जाता है। तो इस तरह से नैतिक, मानसिक, भावनात्मक, संस्कृत जो होती है नैतिक होती है, मानसिक होती है, भावनात्मक, और जबकि सभ्यता जो है वह भौतिक और तकनीकी। संस्कृति जो है वह धीरे धीरे बदलती है, जबकि सभ्यता जो है वह तीव्र गति से बढ़ती है। और संस्कृति में धर्म, नैतिक, कला, विश्वास, और जबकि सभ्यता में विज्ञान, तकनीक, भवन। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और सभ्यता जो है वह संस्कृति के बिना अधूरी है, और संस्कृति जो है वह सभ्यता को दिशा देती है। अब इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक आता है कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण को समझते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण से परिभाषाएं आप सभी चीज़ों का अच्छे से नोट डाउन करिए, या फिर आप PDF वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिए। अगर परिभाषाएं याद करे रहेंगे तभी आपको अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य यह है कि समाज के लोगों को विभिन्न स्तरों या श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया। सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समाज के लोगों को विभिन्न स्तरों और श्रेणियों में बांटा जाता है। यह जो है सामाजिक असमानता का संगठित रूप है, यानी समाज में असमानताएं आती हैं, लोग जब बढ़ते हैं ना, जहाँ कुछ लोगों को अधिक प्रतिष्ठा या शक्ति या संसाधन मिलते हैं। और इस तरह से J.L. लुंडबर्ग ने कहा है, इसकी परिभाषा दी है कि सामाजिक स्थिरीकरण वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में व्यक्तियों और समूहों को ऊंच नीच के स्तर पर बांटा जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण के मुख्य प्रकार क्या हैं, यानी कितने प्रकार से समाज में स्तरों को बांटा गया है। तो जाति व्यवस्था के आधार पर, यानी जन्म पर आधारित। जैसे कि भारत में प्रमुख रूप से जाति पाई जाती है, तो एक स्तर ये भी है कि जाति के आधार पर लोगों का बंटवारा कर दिया जाता है। दूसरा आता है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था में आर्थिक स्थिति पर आधारित व्यवस्थाएं, जैसे कि गरीबी हो गया, कोई गरीब है, कोई मध्यम है, कोई अमीर वर्ग है ना, तो इस तरह से बटा हुआ है। साथ ही लिंग के आधार पर भी बंटवारा किया गया है, तो यही सब स्थिरीकरण कहलाते हैं। लिंग के आधार पर जैसे मान लीजिए पुरुष हो गया और महिला, दोनों के बीच सामाजिक असमानताएं, तो ये सभी जो है वह सामाजिक स्थिरीकरण के कार्य हैं। पहला आ जाता है किससे समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है, और व्यक्ति को इस सामाजिक स्थिति मिलती है अलग अलग, और साथ ही श्रम का विभाजन होता है, प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अब इन तीनों टॉपिक्स को एक बार फिर से समझ लीजिए, और तीनों में क्या संबंध होता है इसको भी। तो संस्कृति और सभ्यता समाज की पहचान बनाते हैं ना, जबकि जो सामाजिक स्थिरीकरण है वह समाज की संरचना को निर्धारित करता है।
जैसे कि संस्कृत व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देती है और सभ्यता साधन प्रदान करती है, और सामाजिक स्थिरीकरण समाज में व्यवस्थाएं बनाता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संस्कृति है वह समाज की आत्मा है, सभ्यता शरीर उसका शरीर है, और सामाजिक स्थिरीकरण जो है उसकी संरचना है। तीनों मिलकर ही समाज को आकार देते हैं और इसकी स्थिरता और विकास एकता को बनाए रखते हैं। बिना संस्कृत समाज को बेमूल्य है, बिना सभ्यता विकास अधूरा है, और बिना स्थिरीकरण समाज जो है अव्यवस्थित है। तो इस तरह से आपने देख लिए हैं यूनिट नंबर 6 तक के सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब आइए देख लेते हैं यूनिट नंबर 7। इसके बाद एक यूनिट आपका और रह जाएगा और सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्लास में। बस आपको एग्ज़ाम के टाइम इस क्लास को बहुत ही ध्यान से और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे इस सब्जेक्ट में। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई गई है तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। और अब हम देख लेते हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें कि आपको सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। सामाजिक प्रक्रियाओं में आ जाता है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन और आत्मसात। ये सभी क्या होते हैं, इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है कि सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं ये समझ लीजिए। तो सामाजिक प्रक्रियाएं वे क्रियाएं हैं या वह व्यवहार है जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और समाज में व्यवहारों का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक प्रक्रिया का मतलब यही होता है कि जब कुछ लोग आपस में संपर्क स्थापित करते यानी मिलते हैं तो उनमें जो है एक संबंध, समाज में संबंध बनता है और जो है यही सभी जो क्रियाएं हैं, जो व्यवहार है एक दूसरे से, यही कहलाता है सामाजिक प्रक्रिया। तो इसकी एक परिभाषा देख लीजिए गिलिन और गिलिन के अनुसार। सामाजिक प्रक्रियाएं वे निरंतर प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह आपसी संबंधों में जुड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं या संघर्ष कहते हैं। तो प्रक्रियाओं का मतलब कुल मिलाकर वही हुआ कि ये क्रियाएं जो कार्य होता है जिनके द्वारा व्यक्ति हुआ या फिर समूह हो गया वो संबंधों में जुड़ते हैं और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन या संघर्ष करते हैं। अब सामाजिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सहायक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग और आत्मसात या अनुकूल, और दूसरा होता है विघटनकारी प्रक्रियाएं जैसे कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये दोनों विघटनकारी हैं। अब देख लीजिए कि सहयोग क्या होता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि आपने देखा। अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सहयोग का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सहयोग का अर्थ है कि किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई कार्य करते हैं किसी एक उद्देश्य को पाने के लिए, यही सहयोग कहलाता है। यह समाज की आधारभूत प्रक्रिया है। और एक इसकी परिभाषा जो कि एमिल डर्काइम ने दिया है, उन्होंने कहा है कि समाज का जो है अस्तित्व सहयोग पर निर्भर करता है। अब सहयोग के भी कई प्रकार हो सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष सहयोग, जब लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं जैसे कि खेती, भवन निर्माण, तो ये सभी तो कहलाता है प्रत्यक्ष सहयोग। लेकिन जो होता है अप्रत्यक्ष सहयोग, जब लोग अपने अपने कार्यों के माध्यम से सामूहिक उद्देश्य को पूरा करते हैं जैसे वस्तु विनिमय या व्यापार। सहयोग जो है से समाज में एकता आता है, सद्भाव और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, तो प्रतिस्पर्धा वह क्रिया है जिनमें व्यक्ति या समूह समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, और यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो व्यक्ति होते हैं वह उनका उद्देश्य यही होता है कि वे दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ें।
जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी से ही सोच लीजिए ना, तो दो व्यक्ति जब आपस में कंपटीशन करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है ना, हमें तो एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और यह जो है समाज में प्रगति का मुख्य साधन है। जैसे पार्क और बर्गेंस के अनुसार वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो है वह सामाजिक प्रक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक वस्तु के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयत्न करते हैं। अब देखिए क्षेत्र क्या क्या होते हैं। शिक्षा यानी परीक्षा में श्रेष्ठता के लिए कंपटीशन हो सकता है, अर्थव्यवस्था या रोजगार में, साथ ही राजनीति या नेतृत्व पद के लिए। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा समाज में प्रेरणा, नवजागरण और कार्यकुशलता लाती है। अब देखते हैं कि संघर्ष क्या होता है। 4th पॉइंट पर है ये, इस यूनिट का 4th इम्पोर्टेंट टॉपिक। और संघर्ष होता है क्या कि संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह विरोधी हितों के कारण आमने सामने आते हैं। यह जो है असहमति और विरोध की प्रक्रिया है। यानी संघर्ष का मतलब होता है टकराव। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या कोई समूह हो गया, जब विरोधी हितों के कारण ना, अपने अपने हित के कारण एक दूसरे से आमने सामने आकर आमना सामना करते हैं, और साथ ही यही कहलाता है संघर्ष। तो कोसर के अनुसार संघर्ष समाज का आवश्यक अंग है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के कारण बनता है। अब संघर्ष के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि संघर्ष पहला होता है व्यक्तिगत संघर्ष, जिसमें कि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत संघर्ष। दूसरा होता है सामूहिक संघर्ष, और तीसरा होता है राजनीति या आर्थिक संघर्ष। हालांकि संघर्ष जो है तनाव उत्पन्न करता है, परंतु यह परिवर्तन और सुधार का भी मार्ग खोलता है। अनुकूलन क्या होता है? तो जैसा कि सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनुकूलन भी वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विरोधी समूह या व्यक्ति आपसी मतभेदों को समाप्त कर फिर से सामाजिक संतुलन स्थापित करते हैं, और यह जो है संघर्ष के बाद स्थिरता लाने की प्रक्रिया है। जैसे कि उदाहरण से समझिए कि दो समूहों के बीच शांति समझौता, दंपति के बीच तालमेल, अनुकूलन से ही समाज में स्थिरता, सह अस्तित्व बनी रहती है। यानी यदि कोई दो व्यक्ति, दो समूह सभी आपसी मतभेदों को भूलकर फिर से वो जो दोनों लोग हैं वह सामाजिक संतुलन स्थापित करते हैं ना, तो शांति समझौता करते हैं या तालमेल बनता है, तो यही कहलाता है अनुकूलन। अब आ जाता है 6 नंबर पर आत्मसात। आत्मसात का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या समूह का दूसरे समाज की संस्कृति को धीरे धीरे अपनाना। उदाहरण में समझिए, जैसे प्रवासी लोग जो है वह नए देश की भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाते हैं, और यह जो है सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। आत्मसात से समाज में एकता, सौहार्द और सांस्कृतिक मिश्रण बढ़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन, आत्मसात ये सभी सामाजिक जीवन की आधारभूत प्रक्रियाएं हैं। जहां सहयोग और आत्मसात समाज को जोड़ते हैं, वहीं प्रतिस्पर्धा और संघर्ष समाज में परिवर्तन लाते हैं, और इन सभी के संतुलन से ही समाज की प्रगति, स्थिरता और एकता बनी रहती है। तो इस तरह से अब आ चुके हैं सबसे लास्ट यूनिट पर, जिस यूनिट नंबर 8, जिसमें कि आपको सामाजिक समस्याएं जो हैं हमारे समाज में, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और जनसंख्या, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक इसी तरह से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट के लिए कमेंट ज़रूर से करिएगा। और चलिए देख लेते हैं, अब ये आपका लास्ट यूनिट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा क्योंकि आते हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सामाजिक समस्याओं की परिभाषा सबसे पहले समझिए कि सामाजिक समस्याएं होती क्या हैं। तो सामाजिक समस्याएं जो है वे स्थितियां हैं
समाज की वो स्थितियाँ जो कि समाज की स्थिरता, व्यवस्था और विकास में बाधा डालती है। और ये इस परिस्थितियाँ होती हैं जो समाज के अधिकतर सदस्यों को प्रभावित करती है और जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक होता है। कुल मिलाकर यही समझिए कि जब समाज में कोई विकास का कार्य हो रहा हो या फिर समाज की स्थिरता या व्यवस्था, इन सभी चीज़ों में अगर कोई बाधा आए तो वही कहलाती हैं सामाजिक समस्याएं। और ये परिस्थितियां होती हैं यानी समाज के अधिकतर सदस्यों को प्रभावित करती है और जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए हम सभी को आपस में मिलकर ही इसका समाधान किया जा सकता है। तो फेयरचाइल्ड के अनुसार वे कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं वह स्थिति है जो सामाजिक व्यवस्था को बाधित करती है और उनके सुधार की आवश्यकता समाज को महसूस होती है। अब भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक समस्याएं जो है वह क्या क्या हैं? आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला जो आता है भारत में जो भी सामाजिक समस्याएं है वह है पुअर्टी यानी गरीबी। गरीबी सबसे पहली समस्या आ जाती है भारत में। गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। भारत में यह एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। अब गरीबी के क्या क्या कारण हैं? जनसंख्या वृद्धि ना, बेरोजगारी है और आय भी कम है, कम आय, साथ ही असमान वितरण प्रणाली और साथ ही शिक्षा और कौशल की कमी। अब गरीबी को दूर करने का उपाय है कि शिक्षा का प्रसार हो, साथ ही सरकारी योजनाएं जैसे कि मनरेगा, गरीबी रेखा से कार्यक्रम गरीब न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक असमानता का भी प्रतीक है गरीबी। अब दूसरी समस्या जो आती है वह है बेरोजगारी। गरीबी के बाद दूसरी समस्या जो आ जाती है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का अर्थ है कि कार्य करने की इच्छा और योग्यता होते हुए भी रोजगार ना मिलना, और यह जो है आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव का कारण भी बन जाती है। बेरोजगारी भी जो है वह कई प्रकार की होती है। एक होता है खुली बेरोजगारी, जब वो व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है। एक होता है आवरणीय बेरोजगारी, यानी जब व्यक्ति कार्यरत है पर उसकी श्रम जो है वह उपयोगी नहीं। साथ ही होता है शिक्षित बेरोजगारी, यानी शिक्षित युवाओं का रोजगार में कमी। तो अब इसके उपाय क्या क्या हैं बेरोजगारी को हटाने का? पहला आता है व्यावसायिक शिक्षा, यानी व्यवसाय बिजनेस के बारे में शिक्षा, उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही स्वरोजगार योजनाएं। बेरोजगारी समाज में अपराध, गरीबी और असंतोष को जन्म देती है। इसके बाद आता है अपराध। अपराध क्या होता है? ये भी एक सामाजिक संस्था है। अपराध वह कार्य होता है जो समाज द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करता है और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध होता है। अब सदरलैंड ने इसका जो है एक परिभाषा दिया है कि अपराध वह व्यवहार है जो समाज के विधि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है। अपराध के जो कारण है गरीबी और बेरोजगारी, असमानता और भ्रष्टाचार। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, नशा और असामाजिक संगति, ये सभी होते हैं अपराध के प्रकार। और उपाय यही है कि शिक्षा और नैतिक प्रशिक्षण, साथ ही न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास और सुधार गृह। तो इस तरह से अपराध जो है वह नियंत्रण समाज की सुरक्षा और शांति के लिए आवश्यक है। इसके बाद जो आता है नंबर 5 पर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी एक समाज की समस्या है। सबसे पहले समझिए भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार जो है वह शक्ति या पद का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना, यानी जब कोई व्यक्ति जो है किसी पद पर है और वह जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है व्यक्तिगत लाभ के लिए, यह जो है शासन, न्याय और प्रशासन की विश्वसनीयता को नष्ट करता है। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या क्या है कि नैतिक मूल्य का पतन, लालच और सत्ता का दुरुपयोग, साथ ही पारदर्शिता की। अब देखिए भ्रष्टाचार को हटाने का उपाय क्या है?
सशक्त लोकपाल प्रणाली, साथ ही पारदर्शी प्रशासन और नागरिक जागरूकता और मीडिया की भूमिका, ये सभी जो है भ्रष्टाचार विकास की सबसे बड़ी बाधा है। फिर आता है जनसंख्या समस्या, ये भी एक समस्या है। तो भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और अधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे कि बेरोजगारी, गरीबी, आवास की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उपाय क्या है कि परिवार नियोजन, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सीमित जनसंख्या ही विकास का आधार बन सकती है। इस तरह से निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और जनसंख्या, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी समस्याएं हैं और इनका समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि नागरिक चेतना, शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी से संभव है। और जब समाज जो है इन समस्याओं के मूल कारणों को समझकर सामूहिक रूप से प्रयास करेगा, तभी सच्चा सामाजिक विकास संभव होगा। तो इस तरह से बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का कंप्लीट सिलेबस, सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ए टू जेड टॉपिक्स और वर्ड लिमिट के साथ जो है वह कवर किए हैं हमने आज की क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट करिए और साथ ही प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिए, जिसमें कि इसी तरह से आपके कंप्लीट सिलेबस को केवल एक ही क्लास में कवर किया गया है, चाहे वह इंग्लिश हो, हिंदी हो। तो जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए।